दोस्तों, क्या आपको जीएस पढ़ना मुश्किल लगता है? तो कोई बात नहीं, आप सही जगह पर आए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरे जीएस की तैयारी बहुत ही सरल भाषा में और कम समय में कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी बना दिए गए हैं, जिसमें डिटेल पार्ट और क्रैश कोर्स सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा बहुत ही सरल भाषा में। एक बार देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाइए, अलग अलग फोल्डर है, जरूर देखिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकसभा। इससे पहले जो लेक्चर था 48वां लेक्चर था इंडियन पॉलिटी का, जो सीरीज चल रही है उसका 48वां लेक्चर आपको पढ़ा दिया गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम 49th लेक्चर पढ़ेंगे, लोकसभा को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा लोकसभा के गठन की बात की गई थी, लोकसभा के निर्वाचन की बात की गई थी, लोकसभा के कार्यकाल की बात की गई थी और लोकसभा के जो सदस्य थे उनकी योग्यता की बात की गई थी और बहुत सारी बातें वहां कही गई थी। तो अब देखिए, आज के इस लेक्चर में लोकसभा के अंदर जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, जिसे आप महत्वपूर्ण पदाधिकारी कह सकते हैं, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर और लोकसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर महासचिव और विपक्ष के जो नेता होते हैं, उनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि उनके कार्य क्या हैं, उनके पास शक्तियां क्या होती हैं, उनका निर्वाचन कैसा होता है, सब सीरियल वाइज पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होंगे सब बताए जाएंगे आपको। फिलहाल आप जान चुके होंगे कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं, पढ़ लिया हमने अच्छे से, बहुत ही यार डिटेल में पढ़ा है, जरूर देख लीजिए जाके। और अब हम लोकसभा के ऊपर हैं। जैसा कि आप जान चुके होंगे, आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है और राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 का प्रावधान किया गया है। अब हम देखेंगे लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में देखते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लिया होगा आपने टेलीग्राम एप्लीकेशन, अगर आपके मोबाइल में है, नहीं है तो प्लेलिस्ट से डाउनलोड कर लीजिए और @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। वहाँ पे बहुत सारे PDF मिल जाएंगे। अगर @करंट अफेयर्स बाय रवि सर्च करेंगे तो आप पर्सनल ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे डायरेक्ट। जो भी आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वहीं पे मिल जाएगी, तो जरूर देखिए। तो चलिए बताते हैं आपको लोकसभा के पदाधिकारी। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाह रहा हूं, भाग 5 जो संघ सरकार के बारे में है, आर्टिकल 52 से लेकर 151, इसी को हमने छोटे छोटे भागों में बांटा हुआ ताकि हम आसानी से पढ़ पाएं। कार्यपालिका ये आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब संसद को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति ये आपने पढ़ लिया है। इसके बाद न्यायपालिका, जो संघ की न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। तो संसद से शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी एक लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, आप जान चुके होंगे कि संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। याद रखिए आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, कि राष्ट्रपति संसद का ही अभिन्न अंग होता है। संसद का जब नाम आता है क्वेश्चन में, लोकसभा और राज्यसभा टिक करके आ जाते हैं बच्चे, जो कि गलत हो जाता है। संसद दिमाग में आए तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में, क्योंकि जब भारत में लोकसभा चुनाव होते हैं या आम चुनाव होते हैं तो उसके बाद जब लोकसभा की प्रथम बैठक बुलाई जाती है, तब राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी तौर पर सदन का अध्यक्ष चुना जाता है। इस बार जो 17वीं लोकसभा आई थी उसमें जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया था। वरिष्ठ का मतलब ये नहीं देखेंगे कि सबसे बुजुर्ग, वरिष्ठ का मतलब ये देखेंगे जो सबसे ज्यादा बार लोकसभा चुनाव जीत कर आया है। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सभी लोकसभा चुनाव ये जीत कर आए थे, तो सबसे वरिष्ठ के रूप में यही थे, तो इन्हीं को चुना गया था, वीरेंद्र कुमार को। क्योंकि जब पहली बैठक होती है उस समय ना कोई अध्यक्ष होता है ना उपाध्यक्ष होता है, तो इसी कारण से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है एक वरिष्ठ सदस्य की, जो अस्थायी तौर पर अध्यक्षता करते हैं, जिन्हें आप प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अब इनके काम क्या होते हैं? इनके 2 काम होते हैं, मुख्य रूप से इनके 2 काम होते हैं। जो नव निर्वाचित होकर आए हुए लोकसभा सांसद हैं उनको पहली बात शपथ दिलाना, तो प्रोटेम स्पीकर के अंतर्गत ही इन्हीं के देखरेख में लोकसभा के सभी सांसद शपथ लेते हैं। और दूसरे नंबर पर जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाता, अस्थायी तौर पर ये सदन का संचालन करते रहते हैं। अध्यक्ष का चुनाव भी यही करवाते हैं। ठीक है, इनके मुख्यतः 2 काम होते हैं।
तो एक काम क्या है, लोकसभा के जो सांसद हैं उनको शपथ दिलाना, और दूसरा अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। क्योंकि उपाध्यक्ष का निर्वाचन कभी कभार लेट भी हो जाता है, तो अध्यक्ष ऑलरेडी बन जाते हैं, तो अध्यक्ष ही उपाध्यक्ष का चुनाव करवा देते हैं। और आप जान चुके हैं 17वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे, वीरेंद्र कुमार। इन्हीं की तस्वीर है ये, ठीक है, इन्हीं की तस्वीर है। इसके बाद देखेंगे लोकसभा के जो सबसे प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। हमारे संविधान के अंदर स्पेशली आर्टिकल 93 में, अनुच्छेद 93 के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है। तो आर्टिकल 93 में क्या कहा गया है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो आपस में ही एक अध्यक्ष चुन सकते हैं और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं आपसी सहमति से। मगर जनरली क्या होता है कि जिस पार्टी के पास सत्ता होती है उसी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, हम जानते हैं। अगर पूरी सरकार चली तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। वो बीच में भंग हुई वो बात अलग है, वो सब आप पहलू जानते हैं। पिछले लेक्चर आपने देखा होगा किस प्रकार से भंग होती है प्रधानमंत्री के कहने पर। अब लोकसभा के जो निर्वाचन की जो तिथि होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है, याद रखिए, ठीक है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, आप जान गए हैं। और अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। प्रोटेम स्पीकर ने ऑलरेडी इन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ तो दिलवाई दी होती है, तो इसी कारण से अध्यक्ष पद की ये कोई स्पेशल शपथ नहीं होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, अध्यक्ष पद की, लोकसभा के अध्यक्ष पद की कोई भी स्पेशल शपथ नहीं होती है। और हमारे भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रख लीजिए। अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष, तो वो मीरा कुमार हैं, जो अभी राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार थी। कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल पार्टी थी उन्होंने खड़ा किया था, मगर रामनाथ कोविंद जी जीत गए थे। और दूसरी जो महिला है वो सुमित्रा महाजन, ये भी याद रख लीजिए, क्योंकि 2 ही महिला हैं जो अभी तक अध्यक्ष पद पर बनी है, लोकसभा के अध्यक्ष पद पर। पहली मीरा कुमार और दूसरी सुमित्रा महाजन। और वर्तमान में कौन है, ओम बिरला। आप जानते हैं वर्तमान में कौन है, ओम बिरला, ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। भले ही इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, मगर ये अपनी मर्जी से इस्तीफा भी दे सकते हैं। 5 वर्ष से पहले भी ये इस्तीफा देकर पद से हट सकते हैं। एक तो ये पद से हटने का यही तरीका हो गया इनको कि 5 वर्ष से पहले ये खुद मर्जी से इस्तीफा दे दें, या इन्हें हटाया भी जा सकता है। आर्टिकल 94 के अंदर स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 94 के अंदर ये बोला गया है कि अगर 5 वर्ष से पहले इस्तीफा देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे। आर्टिकल 94 में लिखा गया है स्पेशली कि अगर अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देना है तो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। और इसके साथ ये भी इसी में लिखा हुआ है कि अगर उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना है तो वो अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, समझ गए ना। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे। आर्टिकल 94 के अंदर ये बात लिखी हुई है। इसके साथ ये भी बात लिखी हुई है कि जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं होता, जैसे ये 17वीं लोकसभा है, ये अगर समाप्त हो जाएगी 5 वर्ष बाद, जब तक 18वीं लोकसभा का गठन होकर उसकी पहली बैठक नहीं हो जाती, तब तक ओम बिरला अपने पद पर बने रहेंगे। समझ पा रहे हैं कि लोकसभा भले ही भंग हो जाए, उसके बाद भी अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कोई नई लोकसभा ना गठित हो जाए, उसकी प्रथम बैठक ना हो जाए। प्रथम बैठक के बाद जब प्रोटेम स्पीकर चुन लिए जाएंगे तब इनका पद खाली हो जाएगा। और इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि इन्हें हटाया भी जा सकता है, मगर 2/3 बहुमत, बहुत ही स्पेशल बहुमत से इन्हें हटा सकते हैं। 2/3 बहुमत याद रखिएगा। बहुत सारी किताबों में आपको लिखेगा कि साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष को अपने पद से हटाने के लिए 2/3 बहुमत से उन्हें हटा सकते हैं, मगर हटाने से पहले भी 14 दिन पहले उन्हें सूचना देनी पड़ेगी। उनके विरुद्ध प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, केवल लोकसभा के 2/3 बहुमत चाहिए, राज्यसभा में जाने की जरूरत ही नहीं है। लोकसभा के 2/3 बहुमत अगर मिल गए तो ये हट जाएंगे। ठीक है, इनको पद से हटाने के लिए राज्यसभा की कोई जरूरत नहीं पड़ती।
जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, आपने देखा होगा कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना तो पहले राज्यसभा में पारित होना पड़ेगा, फिर लोकसभा में। जबकि राष्ट्रपति में पढ़ा होगा आपने कि महाभियोग चलाना है तो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी शुरुआत हो सकती है, मगर दोनों सदनों से पास होना चाहिए। मगर लोकसभा के अध्यक्ष को अगर पद से हटाना है तो केवल लोकसभा के 2/3 बहुमत मिलने चाहिए। और इसके साथ आर्टिकल 94 में ये भी बात लिखी हुई है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अगर लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाए तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि अगर बाई चांस 5 वर्ष पहले ही ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है कि इनकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो गई है तो इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ ये भी आप याद रखिए, अब तक 3 लोकसभा के अध्यक्ष ऐसे हुए हैं जिन पर ये प्रस्ताव लाया गया है हटाने के लिए, मगर ये पारित नहीं हो पाया। इन्हें लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं मिल सका है। पहले तो थे जीवी मावलंकर, पहले ही पूछे जाते हैं। जीवी मावलंकर ऐसे पहले अध्यक्ष थे जिन्हें पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था, मगर 2/3 बहुमत ना मिलने के कारण ये पास नहीं हो पाया। उसके बाद हुकुमदेव, फिर बलराम जाखड़, इनके विरुद्ध भी प्रस्ताव आया था मगर ये भी असफल रहे, प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया और ये अपने पद पर बने रहे थे। इसके साथ आप ये भी याद रखिएगा आर्टिकल 94 के साथ साथ आर्टिकल 96 क्यों? क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने पर विचार हो रहा हो तब तक वो अपने पद पर नहीं बैठेंगे। मगर हाँ, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लोकसभा के अंदर बोल सकते हैं, अपना व्यक्तित्व रख सकते हैं, मगर अपने पद पर नहीं बैठ सकते। ठीक है, जैसे आर्टिकल 94 में बताया कि इनको हटाया जा सकता है 2/3 बहुमत से। अगर इनके खिलाफ प्रस्ताव आ गया, जब तक उस पर पूरी कार्यवाही नहीं हो जाती, कुछ समय तो लगता ही है, तब तक वो अपने पद पर नहीं बैठेंगे। ये बात आर्टिकल 96 में लिखी है, 96 में। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। उसके बाद देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इनका कार्य और क्या होता है, इनके पास शक्तियां क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और कार्यवाही का संचालन करते हैं। ये सब आप जानते हैं। मतलब लोकसभा की जितनी भी बैठकें होंगी उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, और कार्यवाही को किस तरीके से संचालित करना है वो लोकसभा अध्यक्ष ही देखेंगे। मतलब समझ गए आप कि कोई भी सदस्य सदन में तब तक नहीं बोल सकता जब तक अध्यक्ष अनुमति ना दें। अगर अध्यक्ष ने अनुमति दी है किसी सदस्य को तो वो सदस्य उतना ही बोलेगा जितना समय लोकसभा अध्यक्ष ने निर्णय किया है। समझ पा रहे हैं? उसके बाद देखिए, एक शब्द आता है गणपूर्ति, कोरम। इसका मतलब क्या होता है कि सदन की कुल संख्या का 10वां भाग। गणपूर्ति का मतलब क्या है? सदन की कुल संख्या का 10वां भाग। फिलहाल 545 सदस्य हैं, आप जानते हैं। इसका 10वां भाग देखेंगे तो लगभग 55 आ जाएगा। ठीक है, इसका 10वां भाग क्या है? 55। कम से कम 55 सदस्य उपस्थित होने जरूरी हैं, तभी सदन की कार्यवाही चल सकती है। अगर 55 सदस्य से कम उपस्थित हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि लोकसभा को स्थगित कर दिया जाए। ठीक है, लोकसभा की बैठक को स्थगित कर दिया जाए। आर्टिकल 100 के 4थे क्लॉज में ये लिखा हुआ है, या आप याद रखें आर्टिकल 100 में ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 100 में ये लिखा हुआ है कि गणपूर्ति ना हो तो सदन को स्थगित कर दिया जाए लोकसभा के द्वारा। गणपूर्ति का मतलब यही होता है कि जितने भी सदस्य लोकसभा में हैं उसका 10वां भाग, तो 10वां भाग प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी जाकर कार्यवाही हो सकती है, अदरवाइज नहीं। स्थगित हो जाएगी, फिर अगले दिन बुलाएंगे, अगले दिन भी नहीं हुई तब भी स्थगित हो जाएगी। जब तक गणपूर्ति नहीं होगी तब तक सदन स्थगित रहेगी। याद रखिए, स्थगित, हिंदी शब्द स्थगित और भंग में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। स्थगित का मतलब 1-2 दिन के लिए स्थगित कर दी, फिर से बैठक होगी। भंग मतलब पूरी लोकसभा भंग हो गई, फिर से चुनाव होंगे, नई लोकसभा बनेगी, वो होता है। लोकसभा भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है और लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार केवल अध्यक्ष को है, लोकसभा के अध्यक्ष को है। याद रखिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है लोकसभा के स्थगन करने का, लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ये हमने आपको बताया हुआ है, याद है कि नहीं? आर्टिकल 85 जब बता रहे थे, आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है, अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को कि वो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भूलिए मत जो भी पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी उपाध्यक्ष ही करेंगे। आर्टिकल 118 के चौथे क्लॉज में ये प्रावधान किया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष ही होंगे जो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इंपॉर्टेंट बात इसके साथ याद रखिए, आपको बताया गया था कि आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, मगर अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। मतलब जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तब बुलाया जाता है। अब तक 3 बार बुलाया गया है संयुक्त अधिवेशन, सब आपको पहले बताया गया है। मैं बार बार रिपीट भी बीच में करता जा रहा हूँ। आर्टिकल 108 पहले बताया गया था राष्ट्रपति जब पढ़ाया था हमने, कुछ भी भूलिए मत आप। इसके साथ ये भी याद रख लीजिए कि यदि कोई भी सदस्य सदन के अंदर शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करता है तो उस सदस्य को सदन से चले जाने का भी ऑर्डर दे सकते हैं ये अध्यक्ष। मगर तब भी अगर वो सदस्य इनकी बात ना माने और लगातार कार्यवाही में भंग डालता रहे, बाधा डालता रहे, तो अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि उसकी सदस्यता को निलंबित कर सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये याद रखिए कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय अध्यक्ष ही करेंगे। अभी आप जब धन विधेयक, वित्त विधेयक सब पढ़ लेंगे, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक सब पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिलहाल याद रखिए कि कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अध्यक्ष ही करेंगे। अध्यक्ष का ही फाइनल डिसीजन होगा कि जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं। क्योंकि धन विधेयक को आप देखेंगे मेनली लोकसभा में ही पास कराना होता है, राज्यसभा तो नाम मात्र ही होता है। आगे आप पढ़ेंगे तो सब जान जाएंगे। अभी जब आप आगे चलकर देखेंगे महासचिव पढ़ेंगे लोकसभा के, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, याद रखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इन्हीं के अंडर में सभी रहते हैं, चाहे वो महासचिव हो, चाहे लोकसभा के जितने भी अधिकारी हैं जैसे उपाध्यक्ष और भी जितने भी अधिकारी होंगे वो इनके अंडर में ही रहेंगे। मगर सदन के अंदर इवन जो प्रधानमंत्री होंगे और जो कैबिनेट मिनिस्टर लोकसभा के अंदर बैठे होंगे वो इन्हीं का कहना मानेंगे, यही उनको संचालित करेंगे लोकसभा सदन के अंदर। लोकसभा सदन के अंदर मेन यही होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए कि यदि किसी भी बिल पर या किसी भी विधेयक पर या किसी भी प्रकार की कोई वोटिंग प्रक्रिया में पक्ष विपक्ष दोनों बराबर वोट हो जाए तो जो निर्णायक वोट है वो अध्यक्ष का होता है। ये आर्टिकल 100 में लिखा हुआ, आर्टिकल 100 के पहले क्लॉज में प्रावधान किया गया है। मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में आया, मान लीजिए अभी हाल ही का एग्जाम्पल देखते हैं, अमित शाह जी नागरिकता संशोधन विधेयक लाए। मान लीजिए अगर लोकसभा में जितने विपक्ष और जितने पक्ष के हैं अगर दोनों के वोट बराबर हो जाते तो उसके बाद ओम बिड़ला को ही निश्चित करना पड़ता कि किसके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि फिर उन्हें वोट देने का अधिकार था। उस वोट को कहते हैं कास्टिंग वोट या निर्णायक वोट। इसके अलावा इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है। लोकसभा के अंदर इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है। ये तभी वोट कर सकेंगे जब किसी मत पर पक्ष विपक्ष बराबर हो जाएं, तब इनका वोट आता है, वो निर्णायक वोट कहलाता है, कास्टिंग वोट कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे आर्टिकल 100 में ये प्रावधान किया गया है। इससे पहले गणपूर्ति की भी बात आर्टिकल 100 में कही गई थी। उसके बाद याद रखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही लोकसभा की सभी संसदीय समिति के अध्यक्षों को नियुक्त करते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष खुद कुछ समितियों के अध्यक्ष होते हैं, जैसे कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो कुछ समिति जैसे कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, नियम समिति, इसके अध्यक्ष होते हैं। ये कंफ्यूज ना होइए, आगे आप पढ़ेंगे संसद की जो प्रमुख समितियां हैं वो आपको बताया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जितनी भी समितियां होंगी उनके जो अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और कुछ समितियों के अध्यक्ष वो खुद होते हैं, जैसे आपको बता दिया कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति।
उसके बाद देखिए कि दल बदल के आधार पर किसी भी सदस्य की अयोग्यता के विवाद का निपटारा भी कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। दल बदल कानून आप जान गए होंगे कि 10वीं अनुसूची में है। दल बदल कानून का प्रावधान 10वीं अनुसूची में है, जो कि 51वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1985 में, तब जोड़ी गई थी। जब कोई भी सदस्य दल बदलता है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है, तो उसकी अयोग्यता का जो विवाद होगा उसका समाधान अध्यक्ष ही करेंगे। अध्यक्ष ही उसे निर्णय करेंगे कि हाँ, किसने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है। दल बदल कानून चैप्टर है एक, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। वैसे आप मोटे तौर पर समझ गए होंगे, नाम से ही पता लग रहा है। और एक बात आपको मालूम ही होनी चाहिए, ये पूछी नहीं जाती, जैसे कोई भी विधेयक लोकसभा में पास हो गया है, अब वो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा में जब जाएगा उससे पहले अध्यक्ष के साइन होंगे उस पर। ठीक है, मान लीजिए राज्यसभा से पास होकर आया, दोबारा लोकसभा में गया है, पहले जो बिल है राज्यसभा में ही मान लो लाया गया था, फिर उसके बाद जब लोकसभा में आया तो लोकसभा में पास हो गया, तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, कानून बनेगा तभी ना। तो राष्ट्रपति के जाने से पहले राज्यसभा के अध्यक्ष साइन करेंगे उस पर। कॉमन सेंस की बात है, ये पूछा नहीं जाता। तो इतनी बात लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो जो भी आपको लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बताया है, सारी चीजें जो लिखा हुआ है वो सब देख लीजिएगा। अब उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो पहले ही बता दिया गया आर्टिकल 93 के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का उल्लेख किया गया है कि दोनों का पद होना चाहिए। अब लोकसभा के जो अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इनका कार्यकाल भी क्या होता है? 5 वर्ष का ही होता है, मगर ये भी अगर चाहे इस्तीफा पहले दे सकते हैं। और उपाध्यक्ष के चुनाव की जो तिथि है वो अध्यक्ष के द्वारा निर्णय की जाती है। और अध्यक्ष जब अनुपस्थित हों तब उपाध्यक्ष ही लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। क्या आपके दिमाग में आ रहा है? यदि दोनों ही अनुपस्थित हों तब लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? अगर आप लोकसभा की कार्यवाही देखते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा, कभी ओम बिरला जी बैठते हैं, कभी कोई बैठ जाता है, कभी कोई बैठ जाता है। तो अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष बैठेंगे, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो उससे पहले अध्यक्ष ने 10 लोगों का एक पैनल बनाया होता है। तो उसमें वरीयता के हिसाब से रैंकिंग दी गई होती है कि अगर अध्यक्ष नहीं होंगे, उपाध्यक्ष नहीं होंगे, तब कौन बैठेगा, फिर कौन बैठेगा। ठीक है, शुरुआत में पहले 6 लोगों का पैनल हुआ करता था, मगर अब आज वर्तमान में 10 लोगों का पैनल है। उसमें रैंकिंग वाइज है कि पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है तो पहली रैंकिंग वाला बैठेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से वरीयता है। ये पूछा नहीं जाता, बस ये याद रखिए, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष सीट पर बैठते हैं। अब एक और बात, उपाध्यक्ष जो होते हैं ना, वो सचिवालय बजट समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, सचिवालय बजट समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष को भी अध्यक्ष की तरह हटाया जा सकता है, अभी आर्टिकल 94 में बता दिया है, वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की बात करता है। इन्हें भी लोकसभा से 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। अब पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे और वर्तमान में ये पद खाली है। वर्तमान में लोकसभा का कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है, फिलहाल 17वीं लोकसभा के कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। और एक नोट लिख लीजिएगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। आर्टिकल 97 में ये लिखा हुआ है, कंसोलिडेट फंड से दिया जाएगा। आगे आप पढ़ेंगे संचित निधि, आकस्मिक निधि, वो डिटेल में पढ़ेंगे। भारत का खजाना समझ लीजिए, तो वहां से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही जो राज्यसभा के अभी सभापति और उपसभापति आगे चलकर आप पढ़ेंगे ना, उनका भी वेतन यहीं से जाता है। उसके बाद देखिए, अब एक पद आता है महासचिव का, लोकसभा के महासचिव। अब देखिए, लोकसभा सदन है, तो यहाँ चेयर पे जो बैठा हुआ है आप ये समझ गए कि अध्यक्ष होगा। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि जस्ट चेयर से नीचे इस चेयर पर कौन बैठा होता है? यही होते हैं महासचिव। और इनके टेबल पर ये चारों तरफ कौन बैठा है? ये महासचिव के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, मतलब सचिवालय के
और भी जो अधिकारी हैं वो हैं ये। तो आर्टिकल 98 के अंदर संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग सचिवालय कर्मचारी होंगे और उनके जो मेन अधिकारी होंगे वो महासचिव होंगे, ये आर्टिकल 98 में कहा गया है। तो मेनली आर्टिकल 98 के अंदर लोकसभा में भी राज्यसभा में भी सचिवालय होगा ये बताया गया है, जिसके जो प्रमुख होंगे वो महासचिव होंगे। तो ये महासचिव हैं और इनके कर्मचारी हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ये बैकग्राउंड में इनका मेन रोल होता है। जैसे कोई फिल्म होती है, फिल्म में आपको हीरो हीरोइन और भी जो मेन कैरेक्टर है वो दिखते हैं, मगर उनके पीछे सोचिए मेकअप मैन, कैमरा मैन, स्टंट मैन, ये सब भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वही काम ये करते हैं मेनली। तो सचिवालय के प्रमुख कौन होते हैं? महासचिव होते हैं। लोकसभा के सचिवालय के प्रमुख महासचिव होंगे। याद रखिए, इनका जो पद होता है, महासचिव का जो पद होता है, ये सरकार के नियंत्रण में नहीं होता, ये लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। और 60 वर्ष की आयु तक ही ये पद पर रह सकते हैं। ठीक है, आए हो कितनी भी उम्र में आए हो, मगर 60 वर्ष आयु तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। मिनिमम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, मगर ये प्रावधान है इसमें कि 60 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर ये बने रहते हैं। वर्तमान में जो महासचिव हैं, आपको नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, स्नेहलता श्रीवास्तव। और इसके साथ ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव यही हैं, स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। जबकि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव रमा देवी हैं। वो जब आप राज्यसभा पढ़ेंगे फिर से बता दूंगा, मैं पहले भी आपको बता दे रहा हूँ। लोकसभा की पहली महिला महासचिव पूछा जाए, स्नेहलता श्रीवास्तव। मेनली इस पद पर उन्हें बैठाया जाता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी रह चुके होते हैं और इस्तीफा दे चुके होते हैं, मेनली वो होते हैं। मगर ये जरूरी नहीं है, मतलब अब तक जो पोस्ट आप देखते आ रहे हैं उसमें जो IAS ऑफिसर हैं वही आपको मिलेंगे। स्नेहलता श्रीवास्तव खुद IAS अधिकारी रह चुकी हैं। अब देखिए, लोकसभा के जो महासचिव होते हैं इनका कार्य क्या होता है। इनके जो प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे संसदीय जो कार्यवाही चल रही है, संसदीय जो उस समय कार्य हैं, उसमें अध्यक्ष की मदद करना। जब संसद की कार्यवाही चल रही होती है तो अध्यक्ष की मदद करते हैं ये। और राष्ट्रपति की ओर से सदन के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए सदस्यों को आमंत्रण जारी करते हैं। जैसे राष्ट्रपति कभी भी आप जानते हैं अधिवेशन बुला सकते हैं, तो उन सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों को आमंत्रित करने का, उन्हें इनवाइट करने का जिम्मा इन्हीं लोगों का होता है। महासचिव के जो अंडर में कर्मचारी होते हैं वही करते हैं। महासचिव निर्देश देते हैं और सदन की ओर से किसी भी सदस्य को कोई संदेश भेजना हो वो भी करते हैं। और मुख्य रूप से जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी बिल पर जब बहस हो रही है, सदन में बोलते समय सदस्य आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते होंगे, तो उनकी स्क्रिप्ट भी तैयार करने का जो जिम्मा होता है इन्हीं कर्मचारियों का ही होता है। महासचिव के अंडर जो कर्मचारी होते हैं वही लोग सब करते हैं। और भी जो नई पहली बार चुन के आए होते हैं लोकसभा के सदस्य, जो पहली बार आए होते हैं, उनको नियम कानून तो ज़्यादा मालूम नहीं होते हैं, तो उनकी हेल्प भी यही लोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक पद आता है नेता प्रतिपक्ष का। हमारे मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था, मगर ये बाद में जोड़ा गया। 1971 में संसद ने कानून बनाया कि नेता प्रतिपक्ष भी होगा, मतलब विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मगर उसके लिए कंडीशन बनाई थी कि जो विपक्ष में है और उनके पास कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। मतलब उनकी पार्टी पूरे लोकसभा के सदस्यों का 10% सदस्य निर्वाचित करके लाई हो। आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि 17वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा में कोई भी प्रतिपक्ष नेता नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई पार्टी नहीं आई जो कम से कम 10% सीटें जीत पाई। आप जानते हैं बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा जो सीट जीती गई है वो कांग्रेस के द्वारा जीती गई है, लगभग 52 सीटें हैं। तो 10% सीटें चाहिए। ओपोजिशन का लीडर बनने के लिए 10% सीटें चाहिए। 545 का 10% निकालेंगे तो लगभग 55 सीटें चाहिए थी। तो 55 सीटें या इससे ज़्यादा अगर कोई विपक्ष जीत के आएगा, विपक्ष वाली पार्टी जीत के आएगी, तब जाकर वो नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है बीजेपी के अलावा जो
55 सीटों से ज़्यादा जीत कर आई हो। तो इस कारण से ना 16वीं लोकसभा में ना 17वीं लोकसभा में कोई भी प्रतिपक्ष नेता नहीं था। और ये भी इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, जो लीडर होते हैं, ओपोजिशन के जो लीडर होते हैं, विरोधी दल के जो नेता होते हैं, उन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं उनके बराबर मान्यता प्राप्त होती है। मगर फिलहाल 2014 से कोई है ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जाए आप बता सकेंगे कि जो प्रतिपक्ष नेता होते हैं, जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, उन्हें किसके बराबर की शक्ति उनके पास होती है? कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनके बराबर की शक्ति उनके पास होती है, उनके बराबर माना जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आप देखेंगे कि लोकसभा की शक्तियां और कार्य। अब तो आपने देखा कि लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उनके पास क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं। अब पूरे लोकसभा की आप देखेंगे, पूरे सदन के पास क्या शक्ति है, क्या कार्य है। आप उसमें पाएंगे लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा मजबूत होती है। तो उसके सारे पहलुओं को मैं आपको बताऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, लोकसभा बहुत सारे मायनों में राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है, मगर कुछ मायनों में राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है। ओवरऑल देखेंगे लोकसभा ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा शक्तिशाली है। तो लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य अगले लेक्चर में आप देखेंगे। लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए इसको। शेयर आप नहीं कर रहे हैं इसे, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी लेक्चर आपको सीरियल वाइज मिलते रहें। बेल आइकन दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा होगा आपको। और स्क्रीन पे 4 लेक्चर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में हमने पहले ही बोला, चले जाइएगा, अच्छे से लेक्चर है एग्जाम के रिलेटेड। और डेली टॉप क्वेश्चन होते हैं जीके के, वो पढ़ाए जाते हैं। वो पढ़ रहे हैं कि नहीं? नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। और इसके साथ ही करंट अफेयर सुबह 5 बजे पढ़ाया जाता है, वो भी पढ़ा कीजिए। तो चलिए, नमस्कार।